हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल वैस्कुलर एनोमैलीज़ के बारे में। कॉन्जेनाइटल मतलब इनहेरिटेड, वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें फोर मेन इंपॉर्टेंट वैस्कुलर एनोमैलीज़। द फर्स्ट वन वी आर गोना डिस्कस इज फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया FMD। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये उसकी एंडोथीलियम है और एंडोथीलियम ट्यूनिका इंटिमा है। फिर ये है इंटरनल इलास्टिक लैमिना, एक थिन लेयर है जो सेपरेट कर रही है ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका मीडिया को। ट्यूनिका मीडिया किससे बनी होती है? स्मूथ मसल सेल से और इलास्टिक टिश्यू से। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में क्या होता है, जो दो लेयर्स हैं ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा, ये अंडरगो कर जाते हैं हाइपरप्लेजिया। अगर आपने हाइपरप्लेजिया का मतलब पढ़ा है जनरल पैथोलॉजी में, वी मीन हाइपरप्लेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल्स का, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे सेल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेल्स हाइपरप्लेजिया को डिफाइन करता है। तो अगर हाइपरप्लेजिया होगा तो ट्यूनिका इंटिमा और मीडिया बहुत ज़्यादा सेल्स को बनाएंगे, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ ल्यूमेन की साइड में हो जाएगी। जो वेसल ये पूरी वॉल थी, ये ल्यूमेन को ब्लॉक करने लगेगी, तो इससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा इस तरफ। इसीलिए ये रीनल वेसल्स में होती है, ये रीनल वेसल्स में होता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, जिसकी वजह से रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होता है। रीज़न इसका कॉम्प्लिकेशन FMD का कॉम्प्लिकेशन है रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। रीज़न ल्यूमेन का साइज रिड्यूस हो रहा है, जिसका मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। दिस विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। एंड रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन मतलब किडनी की वेसल्स की वजह से बॉडी में हाइपरटेंशन हो रहा है। रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। द सेकेंड वन वी गोना डिस्कस इज AV shunts, arteriovenous shunts। नॉर्मली आर्टरीज और वेन्स को कैपिलरी बेड कनेक्ट करती है, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स को। लेकिन AV शंट्स मतलब आर्टरी और वेन्स बाईपास कर जाते हैं इस कैपिलरी सर्कुलेशन को और एक दूसरे का कनेक्शन बना लेते हैं शंट्स के थ्रू। अगर AV शंट्स बनेंगे तो क्या होगा, हम कॉमन सेंस है, एक आर्टरी है, ये वेन्स है, ये कैपिलरी सर्कुलेशन को बाईपास कर गए हैं और अपने बीच में शंट्स बना लिए हैं। तो इससे क्या होगा, जो आर्टरीज का ब्लड है दैट विल गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द वेन्स। इफ़ आर्टरी का ब्लड डाइवर्ट हो जाएगा वेन्स में, तो हार्ट विल ट्राई टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा ताकि आर्टरी में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो मेंटेन रहे। इसका मतलब हाई आउटपुट एक कंपनसेशन होगा AV शंट्स का। लेकिन ये ब्लड डाइवर्ट होते जा रहा है वेन्स की तरफ, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन कम होगा। इसीलिए जो बॉडी की डिमांड्स हैं वो मीट नहीं हो पाएंगे, और जब हार्ट बॉडी की डिमांड को मीट नहीं कर पाता है, जब सर्कुलेशन बॉडी की डिमांड को नहीं मीट कर पाता, उसको बोलते हैं कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर। इसीलिए आर्टेरियोवेनस शंट्स का कॉम्प्लिकेशन है हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। हाई आउटपुट हमने देखा क्यों, क्योंकि हार्ट इज ट्राइंग टू कंपनसेट द डाइवर्टेड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द वेन्स बिकॉज ऑफ द AV शंट्स, and cardiac failure because of the diversion of blood, the tissue are not getting enough blood to get perfused and to get oxygen and nutrients, hence the high output cardiac failure is a dreaded complication of AV shunts। ये तब होंगे जब AV shunts बहुत या तो ज़्यादा होंगे, या तो बहुत ज़्यादा AV shunts होंगे, या बहुत लार्ज AV shunts होंगे, तब ये कॉम्प्लिकेशन अराइज करेगा बॉडी में। जो थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, हमने दो को देख लिए हैं, दो वैस्कुलर एनोमैलीज हमने देख ली हैं।
थर्ड वी आर गोना डिस्कस इज बेरी एन्यूरिज्म. ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है अभी. बेरी एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म मतलब होता है जब वेसल वॉल वीक हो जाती है, बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल द वेसल गेट डायलेटेड ऑन दैट पार्ट, और इस डायलेटेड वेसल में रप्चर की टेंडेंसी रहती है, रप्चरिंग टेंडेंसी. ये बेरी एन्यूरिज्म इफेक्ट द सेरेब्रल वेसल्स. सेरेब्रल वेसल्स, हेंस अगर सेरेब्रल वेसल्स में बेरी एन्यूरिज्म होगा उसमें रप्चर की टेंडेंसी भी रहेगी, और टेंडेंसी रप्चर की रहेगी तो अगर रप्चर सच में हो गया तो क्या लीड करेगा, वेसल फट जाएगी और ब्लड लीक हो जाएगा सेरेब्रम में. इसको बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज. इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज. इसलिए इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज, दैट्स व्हाई इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ Bery's aneurysm. Bery's aneurysm because it affects the cerebral vessels. The fourth one we are going to see, we have seen 3 vascular abnormalities: fibromuscular dysplasia, renovascular hypertension, Bery aneurysm, and last we are going to see is abnormal coronary artery origin. Anomalous coronary artery origin. What happens is, normally coronary artery originates from different cusps of the aortic valve. Aortic valve मतलब जो when heart pumps the blood out of its chambers into the aorta, there's a valve which prevents the backflow into the heart. उसमें होते हैं बहुत सारे, उसमें कस्प होते हैं डिफरेंट, दो कस्प, 3 कस्प होते हैं. तो जब और कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट करती है वो डिफरेंट कस्प पे ओरिजिनेट करती है. दो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, 2 मेन, राइट एंड लेफ्ट. दे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट कस्प्स ऑफ द एओर्टिक वॉल. इन एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन व्हाट हैपेंस इज both of the coronary artery originate from same cusp. It is usually benign, but what happens is, अगर coronary artery aorta और pulmonary artery के बीच में आई इस कंडीशन में, जब एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन है, तो वो कंप्रेस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं. कंप्रेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं किस सिचुएशन में, जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कोरोनरी आर्टरी आती है, जैसे एक्सरसाइज, इन द कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज. इसीलिए एक्सरसाइज में अगर ऐसा हो गया, कंप्रेशन हो गया एकदम से कोरोनरी आर्टरी का, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है, हार्ट को. ये कंप्रेस हो गई तो इनमें ब्लड फ्लो, ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाएगी. सडन डेथ, बिकॉज एकदम से हार्ट का ब्लड अगर ख़त्म हो गया तो मिलना, तो हार्ट अपनी डिमांड नहीं पूरी कर पाएगा, तो बॉडी की कैसे करेगा. इसीलिए अगर ऐसा हो गया तो सडन डेथ हो जाती है. सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, SCA, सडन कार्डियक अरेस्ट विल हैपन. फर्स्ट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा, फिर एकदम से हार्ट बीट बंद. सो दीज वर द मेन 4 वैस्कुलर एनोमैलीज कॉन्जेनाइटल वी हैड टू सी, हमने देखी हैं. So the first is fibromuscular dysplasia. Complication is renovascular hypertension. Second is arteriovenous shunts. The complication is high output cardiac failure. क्यों? क्योंकि हार्ट की डिमांड अपनी पूरी करनी पड़ेगी डाइवर्टेड ब्लड फ्लो की वजह से. थर्ड इज़ बेरी एन्यूरिज्म, जो सेरेब्रल वेसल्स में होता है, जिसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है. एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन हमने देखा, जिसके वजह से सडन डेथ हो सकती है अगर एकदम से कंप्रेशन हो गया एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में से एक्सरसाइज के समय. और फर्स्ट फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में रिनोवास्कुलर हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि जब ये हाइपरप्लेजिया हो जाता है इन दोनों का, ट्यूनिका इंटीमा मीडिया का, तो ल्यूमेन ब्लॉक होने लगता है, जिसके पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये कॉज कर सकता है हाइपरटेंशन. अगर इसका हमने एक क्वेश्चन बना लिया ऐसा, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, सेकंड हमने लिखा बेरी एन्यूरिज्म, या हमने सेकंड लिखा एबनॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन, थर्ड हमने लिखा
एवी शंट्स, एवी शंट बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज। और फोर्थ हमने लिखा बेरी एन्यूरिज्म। और इस साइड हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस लिखे हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले लिखा सडन डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट लिख देते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट SC है, सडन डेथ जो होती है इसकी वजह से, सडन डेथ। सेकेंड हमने लिखा हाई आउटपुट B, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ये हमने B लिखा। C हमने लिखा है C हम लिखते हैं रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, वैस्कुलर हाइपरटेंशन। फोर्थ ऑप्शन हमने लिखा इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज, इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज। अब हमको मैच करने हैं कॉलम्स, तो हम मैच करते हैं इजीली। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में क्या होता है बताइए? हाइपोप्लेजिया होता है इंटिमा और मीडिया का, जिसकी वजह से ल्यूमेन ब्लॉक होने लगता है, और ये इफेक्ट किसको करता है? रीनल वेसल्स को। तो रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, ये हमने मिला दिया। अब सेकंड हम बात करेंगे एब्नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन की। क्या होता है कि सेम कस्प ऑफ एओर्टिक वॉल्व से ओरिजिनेट होती है दोनों कोरोनरी आर्टरी, दोनों मेन। अब इसकी वजह से ये बिनाइन कंडीशन होती है, लेकिन अगर जिस टाइम पे जैसे एक्सरसाइज करने में हम पल्मोनरी आर्टरी और कोरोनरी और एओर्टा के बीच में अगर आ गई एकदम से कोरोनरी आर्टरी, तो कंप्रेस होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। तो सडन डेथ, एब्नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन, ये हो गया सेकंड का A, फर्स्ट का C, सेकंड का A। एवी शंट्स में क्या होता था? आर्टरीज शंट्स की वजह से कैपिलरी को बाईपास कर दिया उन्होंने, सर्कुलेशन को, और आर्टरी का ब्लड डाइवर्ट होकर वेंस की तरफ चले गया। वेंस की तरफ जाने की वजह से हार्ट ने पंप किया बहुत ज़्यादा ब्लड, ताकि आर्टरीज़ में ब्लड कम ना हो, लेकिन साथ ही साथ वो सारा पूरा डाइवर्ट हो जा रहा है ब्लड वेंस की तरफ, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूज़ कम हो पाएंगे, बॉडी की डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है, तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। लेकिन हाई आउटपुट होगा, क्योंकि हार्ट अपना अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट के फंक्शनिंग में कोई कमी नहीं है। ये लो आउटपुट कार्डियक फेलियर नहीं, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होगा। तो एवी शंट्स में HOCF, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। अब फोर्थ है बेरीज एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म कहाँ होता है? सेरेब्रल वेसल्स में, और सेरेब्रल वेसल में एन्यूरिज्म होकर फट गई अगर आर्टरी वीकनिंग की वजह से, तो वो हैमरेज हो जाएगा उस जगह पे, इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज। तो फिर बेरी एन्यूरिज्म, इंट्रा सेरेब्रल हैमरेज। फोर्थ का D। These are the answers, and thank you for listening about this topic. Thank you.